एक बड़ा सवाल है, एक देश एक चुनाव। मुकेश जी, क्योंकि पार्लियामेंट में चल रहा है, अभी 3 दिन का वक्त है, व्हिप जारी किया हुआ है। अभी इस सिचुएशन में आपको लगता है कि एक देश एक चुनाव पर 2 तरह की चर्चा हो रही है। बहुत क्लियरली ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि ये बीजेपी के लिए खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली परिस्थिति साबित हो सकती है, और विपक्ष भी इसमें कोई ज्यादा उतना आक्रामक नहीं है इसके उसको अपोज करने के लिए, और हो सकता है चीजें स्मूथली हो जाएं। आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन बिल्कुल एज इट इज चलेगी, या अभी जैसे ही और 2 दिन के बाद पार्लियामेंट में पता लग जाएगा कि कितना बड़ा बवंडर इस बात को लेकर शुरू हो सकता है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। कोई बवंडर खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने बिल लाते ही इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करने की अपनी मंशा जाहिर की थी, वो हो गया है। तो जाहिर है अभी इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सरकार का जो पोस्चरिंग थी वो ये थी कि हम अपने जो हम कमजोर मैंडेट के साथ वापस आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एजेंडे को डाइल्यूट कर रहे हैं, और पुराना जो चला रहा था उसको उन्होंने सामने रखा है। आज का जो बिल पेश हुआ है, अगर आप उसी की शब्दावली तो देख लें, वहां पर उसमें जो राष्ट्रपति को अपॉइंटेड डेट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना है, वो अपॉइंटेड डेट क्या होगी, भी सरकार को खुद वो तय करना है कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। बिल के पहली ही लाइन में ये है कि ये पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट जब चाहे तय करे। यानी कि मुझे ये अगर उनकी मंशा महिला आरक्षण विधेयक 5 साल बाद देने की थी और पिछले साल पारित किया था वो, तो ये जो बिल है इसको लागू करने की मंशा उनकी 10 साल बाद की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई बवंडर नहीं होने वाला है। सबको पता चल गया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाने के बाद इसको लगभग एक साल वो के साथ रहेगा। 1 साल में उसकी कोई जब सिफारिश आएंगी तब उसके बाद देखा जाएगा। लोग पॉलिटिक्स में बहुत कुछ अर्जेंट होता है, बहुत लोकल होता है, और अगले 1 साल बाद इस बिल का क्या हश्र होगा वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बवंडर ये सरकार नहीं चाहेगी। हमने तो पिछले वाले बिलों में भी देखा है कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 21 साल कर देंगे, 18 से बढ़ा करके, वो बिल आया। उसके बाद वो एक कमेटी के पास गया, कमेटी के बाद फिर लैप्स हो गया, और उसके बाद उसको जिंदा करने का कोई प्रयास नहीं है। ये 2019-20 की घोषणाएं थी, 24 तक चली, और उसके बाद आप भी भूल गए, हम भी भूल गए कि क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए लड़कियों की या नहीं। तो ये डिस्कोर्स है, एक ऐसे डाइवर्जन है, ये अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन है पॉलिटिक्स में, कि जिसमें आप रियल इश्यूज डिस्कस मत करिए, डिस्कशन इस पर रखिए, पूरा मीडिया में आप इस पर करते रहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, 1 नेशन 1 आधार कार्ड, 1 नेशन 1 मैनी थिंग। अगर खर्च ही बचाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा कर ले, तो मुझे लगे ज्यादा उचित होगा। पर ये बिल्कुल कागजी और सिर्फ बातचीत के मुद्दे हैं, इस पर कोई आगे कुछ नहीं हो सकता। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो परिकल्पना थी वो तो हमने सबसे 1952 में की थी, लेकिन वो तो मजबूरी में जो हुआ, सब कुछ अलग होते गए, और आप फिर से एक बार इम्पोज कर देंगे तो फिर से उसके टूटने की संभावनाएं सारी हैं। क्योंकि मैंने बिल पढ़ के देख लिया, उसमें ऐसा कोई इंतजाम अच्छे नहीं है। जो विधानसभा कार्यकाल पूरा ना कर पाए, जो हंग आ जाए, कि लोकसभा में सरकार गिर जाए, तो उसके इंतजाम जो रखे गए हैं बिल में वो बहुत पुख्ता नहीं है, वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन की पर खरे मुझे दिखते नहीं है। ठीक, डॉक्टर सूरज, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अगर ऐसा है कि ये बात आई और गई हो गई, तो क्या वाकई में ये पहला सवाल तो ये कि आई गई वाली बात हो सकती है क्या? क्योंकि जैसा कि एग्जाम्पल दिया मुकेश जी ने कि शादी की उम्र का जिक्र किया, और उसे वाकई में सही बात है कि वो फिर लैप्स हो गई और किसी ने उसे याद भी नहीं किया इस बात को, लेकिन ये वाला मुद्दा क्या उसमें से एक हिस्सा हो सकता है? नहीं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आपने पूछा था कि हाउ इज इट अ कॉन्स्पिरेसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कोई भी काम जो करती है वो आई और गई का जिक्र किया था कि डिजिटल वोटिंग का इसमें, जो कि इसका हिस्सा बन सकती है। नहीं, वो तो एक एस्पेक्ट है,
मैं सबसे अहम बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे संविधान के जो मर्यादा है उसके विपरीत है। कैसे विपरीत है कि बीजेपी बराबर वन नेशन और वन इलेक्शन को कहाँ एक्सपैंड करती है ये समझिए। वो बाद में अगर ये कहती है कि वन लैंग्वेज वन रिलीजन, तो आप क्या करेंगे? मतलब ये देखिए, सबसे अहम चीज था आज कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन तो छोटे स्तर पर भी पब्लिक स्कूल या जिसको कहते हैं कॉन्वेंट वगैरह और जो सरकार के स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। तो वहां तो आप एक तबके को तो एजुकेशन से ही खत्म कर रहे हैं और फीस इतना बढ़ा दिए हैं हायर एजुकेशन में कि उनको एजुकेशन मिल भी नहीं पाएगा अगर वो क्वालिफाई भी करते हैं। तो उनकी मंशा तो बिल्कुल तय है कि वो इस एक रूपता जो है वो किसी रूप से ऐसा नहीं चाहती है जिसमें समाज समान हो या बराबर हो। वो जो मंशा है कि एक धर्म को किस तरह से भारत पर लाया जाए। एक जैसे अभी हिंदी में जो आईपीसी को के कुछ प्रावधानों को हिंदी में किया गया जिसका तमिलनाडु में विरोध हुआ और जाहिर तौर पर सही विरोध हुआ, क्योंकि उसमें जो भी जो धाराएं थी जिसको लगभग आज आम पब्लिक भी 307 और 302 क्या है वो सभी लोग जान चुके थे। कई सिनेमा के माध्यम से या कई पब्लिक फोरम के माध्यम से लोग जानने लगे थे। इसको इन्होंने एक अलग नाम देकर, एक हिंदी नाम देकर, इसी तरह महिला बिल में जो उन्होंने एक उसका अजीबोगरीब एक नाम दिया है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि वो धार्मिक रूप से जो एक देवी की स्थिति होती है वैसा हम कुछ यहाँ ला रहे हैं। तो ये बिल्कुल संविधान के विपरीत ये कदम है और ये बहुत धीरे धीरे अपनी बात रखेंगे। अभी इनको पता है कि कई स्तर पर इसका विरोध हो सकता है और अगर संसद में विपक्ष को हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, तो सड़कों पर भी विरोध कब हो जाए इसकी कोई ठीक नहीं है। और वो सड़क के विरोध से बहुत भागते हैं। देखिए 3 बार वो डरे हैं, पीछे हटे हैं। एक बार जब एससी कानून को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर उन्होंने उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की थी 2 अप्रैल 2018 में। इसी तरह जब रोस्टर वाले आंदोलन में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके शिक्षण संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को निरस्त करने की कोशिश की थी और बाद में किसान आंदोलन में हम लोग ये बात देख चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। ये पूर्ण रूप से आरएसएस की जो मंशा है और इस देश में जो मनुस्मृति के आधार पर जो संविधान को लाने की स्थिति है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि संविधान समाप्त किया जा रहा है ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी। एक एक स्तर पर एक एक प्रावधान को धीरे धीरे निरस्त करके उनके जो समझ है और उनका जो व्याख्या है अलग ढंग से करके ये की जाएगी। उसी दिशा में ये कदम। जी, आपके हिसाब से ये संविधान को खत्म करने वाला कदम है। सुभाष जी, मैं इस बात को आपके साथ चर्चा ये कि क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए एक सेल्फ गोल होगा कि क्योंकि इस बात का जिक्र हमने अपनी पहली चर्चा में भी किया कि बीजेपी ब्लॉक्स में चुनाव करती है, छोटे छोटा टुकड़ों में करती है, तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ऑन ग्राउंड। और अगर वो ऑल टुगेदर करेगी, पूरे देश का चुनाव एक साथ करेगी, उसमें राज्य का भी हो जाएगा, सारी इकाइयों का चुनाव हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से अभी तक उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। आपको लगता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा या पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला होगा? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसका उदाहरण है कि कैसे उन्होंने पूरी मैच फिक्सिंग की। यानी चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से फिक्सिंग वाला मामला उसमें, यानी अंपायर ही फिक्स हो गया है। इसमें जो 5% का जो इजाफा वोटिंग में हुआ, ये जो चुनाव आयोग ने घोषणा की, वो किस आधार पे की, इसका अभी तक कोई प्रमाण चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म 17 नाम का एक फॉर्म होता है जिसमें वोटिंग के वक्त हर घंटे कितना वोटिंग हुआ इसका एक ब्यौरा होता है। ये फॉर्म 17 अभी तक किसी भी उम्मीदवार को दिया गया नहीं है और ये 45 दिन के अंदर अगर नहीं दिया गया तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में वहां पे एप्लीकेशन नहीं कर सकता। यानी वहां पे अगर उसको एप्लीकेशन करना है तो वो नहीं कर सकता और उसका जो मियाद दी गई है लॉ के तहत वो खत्म हो जाएगी। तो यानी चुनाव आयोग के जो कमिश्नर्स हैं
वो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पे सीजीआई होना चाहिए, लेकिन जो कानून बना उसमें सीजीआई का नाम ही नहीं था और उसमें हमारे चंद्रचूड़ साहब ने कोई रीढ़ की हड्डी भी नहीं दिखाई इस मामले में। तो ये पूरा जो मामला है वो फिक्सिंग वाला मामला है। और अगर बीजेपी के लिए सहूलियत होगा कि अगर चुनाव आयोग की घोषणा करे कि परसेंटेज 5% बढ़ गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और वो बीजेपी के पक्ष में चला गया, तो आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि एक आसान सा मामला उनका हो जाएगा। जो भी लोगों को लुभाना है, कटेंगे या बटेंगे, जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो एक ही बार करें और खत्म करें पूरी बात को। तो ये उनके लिए बहुत आसान है इसके लिए। जी अजय जी, आपका क्या कहना है? ये मतलब अगर जो तरीका बताया है सुभाष जी ने, इससे उनके लिए आसान हो जाएगा, एक लहर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो धर्म की हो या कुछ भी, और उसी में वो एक वन गो में इलेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे में विपक्ष अपनी कैलकुलेशन लेके बैठा है। विपक्ष को लग रहा है कि जब हमने लोकसभा में उनको उनके नंबर्स कम कर दिए, उनके सपनों के नंबर नहीं आ पाए, तो अगर एक साथ अगर सब कुछ हो गया तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के यहाँ पर मोदी और या ये कहें कि बीजेपी को बैकफुट पर ला सकता है। आपको लग रहा है कि ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? नहीं, अगर ऐसी स्थिति होती तो विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया? अगर उनको लगता कि इससे उनको फायदा मिलना है तो फिर उनका विरोध क्यों? जो चीज आपके फायदे में है, जो आपको बेनिफिट दे रहा है, उसके लिए आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। पर जहां तक सवाल उठता है, जो सुभाष जी ने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी स्टेप क्लियर हो जाता है आफ्टर जेपीसी, मुकेश जी ने कहा साल लग जाएंगे, वाकई में जेपीसी में गया तो आप इंतजार करते रहिए, कब फल पकेगा, कब हमें मिलेगा वाली स्थिति है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो 5 साल अभी तो है उनकी सरकार, 5 साल में बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारा खेल भी करेंगे ये। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर ये सही में सफल हो जाते हैं लाने में, तो उनका या उनके आने के बाद जो भी पार्टी आएगी, उनका यही का खेल होगा कि एक मुद्दा उठाओ, देश को पकड़ो और देश पे राज करो। इन अ वे, जो सुभाष जी ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक डिक्टेटोरियल राज्य की तरह हम चले जाएंगे। एक जो नेता केंद्र में बैठा होगा, पूरे देश की नीति, आज भी देश की नीति तो आप देख ही रही है, महाराष्ट्र में कुछ भी होना है तो वो केंद्र में ही आते हैं, उसका आप यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या ब्लॉक तक की चीजों के लिए आश्रित रहेंगे लोग, केंद्र के नेताओं की तरफ उनकी नजर रहेगी? यही चाहते हैं आज की तारीख में, किसी ना किसी एक मुद्दे को लेकर, पर्टिकुलरली आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सोच एक ही है, क्योंकि उनका जन्म जिस फंडामेंटल इशू पे हुआ है वो है हिंदुत्व। और आज भी आप देखती होंगे कि जितने उनके ब्रांचेस हैं सड़क पे उतर चुके हैं अपने अपने उन मुद्दों को लेकर। बांग्लादेश का हो तो वहां भी खड़े हैं, देश में हो तो भी खड़े हैं, मस्जिद के नीचे कितना मंदिर है उसका सर्वे करवाओ। मुद्दों को उठाकर यही मुद्दे उनके काम आएंगे अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है। अब कांग्रेस का क्या मुद्दा होगा तो देखना है, क्योंकि कांग्रेस सड़क पे, सही बोला सूरज जी, अभी विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है फॉर दैट मैटर टू से, कि वो सड़क पर अपनी बात को रख सके। जी जी, यानी कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा दूर है। मुकेश जी, एक आखिरी समअप मैं आपसे चाहती हूँ इस पे कि ये सिचुएशन भले ही दूर है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र जो है वो याद भी दिलाया कि कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के सीजीआई का उससे बाहर होना, ये मल्टीपल लेयर अलग अलग तरह से जो चल रही हैं और सारी जाकर के चुनाव पर जाकर के टिकती हैं, और ये भी एक देश एक चुनाव भी उसी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसका जिक्र डॉक्टर सूरज ने भी किया बहुत क्लियरली, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो कि आगे जाकर के बीजेपी के फेवर में सकती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिले है, जो आप बात आपने कही तो देरी से होंगी चीजें, तो तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी नहीं रहेगी, इसमें खुद ही बड़ा सवाल है। तो फिर इसका क्या मेन मोटिव क्या लग रहा है इसको क्लियरली? मैंने जो मोटिव आपको बताया था कि ये बिल्कुल जो रियल इश्यूज हैं उनको डिस्कशन ना हो, उन्हीं पर केंद्रित है सारा, और इतना नॉन फिजिबल है ये, जितना जैसे गणेश जी को दूध पिलाना हो। हमारे देश में जो फालतू की जो इश्यूज आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं कि ये एक साथ चुनाव हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए एक देश एक चुनाव की गुट्टी पिला रहे हैं ये लोग? कभी अडानी, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी कोई और रियल इश्यूज,
ताकि इससे कुछ नहीं होता है। आपका चीन है, दुनिया भर की इसका चीजें हैं 1 रुपया बजट नहीं लगता इस पर चर्चा पर, कुछ भी आ जाता है, बिल आएगा, वो उसको हम लोग ज्वाइंट कमेटी को भेज देंगे। ये पंचप्रण है, जैसे इंदिरा गांधी कहा करती थी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, नेक नियति, ऐसे ही मोदी जी के 5 प्रण हैं, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन भी है। मैं कह रहा हूँ कि जो 4 विधानसभा के चुनाव जो एक साथ हो सकते थे, उनको 2 टुकड़ों में तोड़ के कराया गया। बिल्कुल, आप भूल जाइए फिजिबिलिटी सारी विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होने की। तो ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये फिजूल का ऐसे इश्यूज हैं जो मतलब मीडिया के सामने ऐसे मूंगफली की तरह फेंके जाते हैं, जिनको हम बटोर बटोर के खाते रहे, और हम लोग इस पर ऐसे इश्यूज पर चर्चा करते रहे जिनका लोगों की किसी भी समस्या से कोई सरोकार ना हो, और हम लोग उसमें फंस ही जाते हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन वरिष्ठ आप सबके साथ चर्चा करके मुझे लगता है कि ये भ्रम की स्थितियां जो है साफ हो जाती हैं, तस्वीर भी साफ निकल के आती है, और जनता के पाले में बात चली जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि दरअसल पूरी तस्वीर क्या है और हमें क्या फैसला लेना है और किस मुद्दे को सुनना है और किस बात को नहीं सुनना है। अगर संसद द्वारा भी आपको आपके सही मुद्दे से भटका करके कहीं और ले जाया जा रहा है और उसके बाद जो क्लैरिटी आप दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप चारों ने इतने अच्छे से एक बात को क्लैरिटी से रखा है कि जो भी व्यूअर हमारे इस वक्त इस चर्चा को देख रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये मामला दरअसल अंत में जाकर के इसका हश्र क्या होना है, या फिर अभी इंपॉर्टेंट है या आगे जाके इंपॉर्टेंट है, कौन सा वक्त ज्यादा जरूरी है समझना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।